है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बिलीनियस हायर्ड हस्बैंड मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 14। एक पैर को दूसरे पैर के घुटनों पर चढ़ाए इस वक्त आयांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। तभी एक वाइब्रेशन के साथ उसका फ़ोन भी बज उठा था, जहां स्क्रीन पर तिवारी का नाम फ्लैश होता देख उसके चेहरे की वह तिरछी मुस्कान एक तिरछी हंसी में बदल चुकी थी। बोलो तिवारी, इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया? धोखेबाज इंसान, हमारे बीच क्या डील हुई थी? हाँ, इतनी जल्दी भूल गया जो मुझसे ही गद्दारी कर दी तूने। आयांश की बातों का जवाब देते हुए लॉयर तिवारी गुस्से में चीख उठे थे, जिसकी वजह से आयांश भी अपनी एक आंख बंद करते हुए फ़ोन को थोड़ा दूर कर दिया था, जैसे मिस्टर तिवारी की बातें उसके कानों में चुभ रही हों। आहिस्ते तिवारी, कहीं ऐसा ना हो कि इस चीख के बदले तेरा माहेश्वरी ग्रुप से हमेशा हमेशा के लिए पत्ता ही कट जाए। इस बार आयांश की बातों को सुन मिस्टर तिवारी की जुबान हल्की लड़खड़ा उठी थी। ये क्या क्या बोल रहा है तू? ये मत भूल कि मिस आयत के इर्द गिर्द नचाने वाला, यहाँ तक कि तुझे माहेश्वरी ग्रुप तक पहुँचाने वाला भी मैं ही हूँ। और अगर मेरा दिमाग सटक गया तो जैसे तुझे उनके इर्द गिर्द घुमाया था ना, वैसे ही तुझे किसी दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल भी फेंकूंगा। जहाँ तिवारी का इतना कहना था कि आयांश ने कहा, और इसके बदले में तुम्हारा हश्र क्या होगा, इस बारे में भी एक बार सोच लेना। लेकिन उससे पहले तिवारी, मेरी एक बात सुन, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मिस आयत से मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं किया है जिनका तू कानूनी दांव पेच लगाकर खारिज करवा देगा। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ फेरे लिए हैं, जिसका तू क्या, तेरा कानून, तेरा वो दांव पेच भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए अपनी एक गिद्ध धमकी अपने पास रख। और हाँ, आज के बाद से ना तू मुझे जानता है और ना ही मैं तुझे जानता हूँ, तभी तू सुरक्षित और खुशहाल भी रहेगा। इतना कहते हुए आयांश ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद मिस्टर तिवारी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे। क्या मतलब है तेरा? तू मेरे साथ? हेलो हेलो, तू सुन रहा मेरी बात? जहाँ अपनी बात पूरी होने से पहले ही कॉल को डिस्कनेक्ट होता देख मिस्टर तिवारी गुस्से में ही अपने फ़ोन को ज़मीन पर पटकते हुए चीख उठे थे। नहीं, ये मामूली सा लड़का मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकता। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इतनी आसानी से मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता, बिल्कुल नहीं। ये मेरी वर्षों की मेहनत है और मैं अपनी वर्षों की मेहनत को इस तरह से ज़ाया नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। मैं इतनी आसानी से हार बिल्कुल नहीं मान सकता। मैं चेहरे पर उभरे चिंता और घबराहट के साथ साथ उन पर उभर आए पसीने की बूंदों पर अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए मिस्टर तिवारी वापस से अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे, जहाँ इस वक्त वह किसी सोच में उलझे हुए काफ़ी ज़्यादा हाँफ भी रहे थे। तो उधर आयांश अभी भी सोफे पर बैठा हुआ बस अपना फ़ोन घुमा रहा था, जहाँ ऐसा करते हुए अचानक से उसकी उंगलियां रुक गई थी और एक नज़र खुद की चारों तरफ देखते हुए वह भी आयत के कमरे की तरफ बढ़ गया था, इस बात से अनजान कि उसके ऊपर जाते ही उसके पीछे अब तक हॉल में खड़े राकेश गुप्ता और बसंत अवस्थी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए अवाक थे। तभी पीछे से आती हुई सुलोचना ने कहा, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन ये तिवारी का बच्चा तो हमसे भी 2 कदम आगे निकल गया। अपने बेटे को हमारे पीछे लगाकर खुद अकेले में अलग ही खिचड़ी पकाकर खाने की ताक में बैठा हुआ है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात यह है कि उस तिवारी के साथ आगे क्या करना है। सुलोचना की बातों का जवाब देते हुए बसंत अवस्थी ने कहा था, जिसकी बातों का जवाब देते हुए इस बार राकेश गुप्ता तुरंत उस विला से बाहर भी निकल गए थे। जो होना था वो हो चुका है, इसलिए बैठकर सोचने से अच्छा है कि उस तिवारी से चलकर पूछना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया है, और साथ में ये लड़का कौन है जो अब तक की हमारी मेहनत पर कुंडली मारकर बैठ गया है, जिसके पीछे ही बसंत अवस्थी और सुलोचना भी दौड़ गई थी। अरे लेकिन भाई साहब, इतनी जल्दबाजी में उस तिवारी के पास जाने की क्या ज़रूरत है? सुलोचना ने कहा था, जिसके जवाब में राकेश गुप्ता ने कहा, क्योंकि सांप अपना फन फैलाकर वार करे उससे पहले ही उसके फन को कुचल देने में ही भलाई है, और इस सांप को कुचलने का तोड़ हमें सिर्फ वो सपेरा ही दे सकता है, राकेश गुप्ता ने कहा था, जहां उनकी बातों पर बसंत अवस्थी और सुलोचना
किसी सोच में पड़ चुके थे, जैसे उन्हें राकेश गुप्ता की बातें समझ में ना आई हो। लेकिन राकेश गुप्ता को एक कार के अंदर बैठते देख वह दोनों भी उसके अंदर ही बैठ गए थे, इस बात से अनजान कि आयांश, जो कुछ देर पहले ऊपर आयत के कमरे की तरफ बढ़ा जरूर था, लेकिन कमरे में जाने की बजाय बाहर ही एक तरफ खड़ा उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उफ, यहाँ कितने भोले लोग हैं जो इतनी आसानी से एक दूसरों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन इन सब के चक्कर में बेचारा वो तिवारी बेमौत मारा जाएगा। चेहरे पर तिरछी हंसी के साथ आयांश अपनी बातों को ख़त्म करते हुए आयत के कमरे का गेट नॉक कर दिया था। जहाँ उसके नॉक करते ही वो दरवाज़ा खुद ब खुद हल्का खुल गया था, जिसे देख आयांश भी काफ़ी धड़ल्ले के साथ अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाते ही कमरे के अंदर एक जोरदार चीख गूंज उठी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी अभी बाथरूम से सावन लेकर निकली आयत खुद के ऊपर लिपटी टॉवेल को मजबूती के साथ पकड़ते हुए कहा था। तो वही आयांश एक नज़र उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए अपनी भौहों को तान दिया था। व्हाट? ये कैसा सवाल हुआ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बेबी, अभी अभी बिल्कुल फ्रेश तुम्हारा पति परमेश्वर बना हूँ और तुम हो कि? इतना कहते हुए आयांश, जिसके कदम भी सीधा आयत की तरफ ही बढ़ गए थे, तो वही आयत आयांश को खुद की तरफ बढ़ते देख एक बार फिर से गुस्से में ही कुछ कहना चाहा था कि उससे पहले ही आयांश ने कहा, वेट अ सेकेंड, कहीं तुम मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर रही हो? तभी देखो मेरे कदम कैसे तुम्हारी तरफ भाग रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस। एंड यू, अगर ऐसा नहीं है तो फिर जब भी मैं तुम्हारे इस कमरे में आता हूँ तुम टॉवेल में क्यों नजर आती हो? एक बार फिर से आयत को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही आयांश ने कहा, जहाँ इस बार उसकी बातों को सुन एक क्षण के लिए आयत की भौहें सिकुड़ चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था। इसका मतलब कि उस दिन तुम्हारा मेरे कमरे में आना मेरा कोई भ्रम नहीं था, बल्कि वो रियल था। हाउ डियर यू टू। अपनी बातों को कहते हुए आयत गुस्से में ही आयांश की तरफ बढ़ी ही थी कि जल्दबाजी में फर्श पर बिछे कालीन में उसके पैर उलझ गए थे, जिसकी वजह से उसका बैलेंस भी अब तक बिगड़ चुका था। लेकिन वो पीछे की तरफ गिर पाती उससे पहले ही आयांश काफ़ी फुर्ती के साथ आगे बढ़ते हुए उसकी कमर को पकड़ लिया था। वही अब तक आयत भी खुद को बचाने के लिए आयांश की शर्ट पर अपनी पकड़ कस ली थी, जहाँ इस वक्त उसकी सांसें थोड़ी तेज हो चुकी थी। शायद वो गिरने की डर की वजह से था, लेकिन अभी वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही आयांश अपने होठों को उसके कान के काफ़ी करीब ले जाते हुए कहा, थोड़ा अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि हर बार तुम्हें बचाने के लिए मैं नहीं आऊँगा शिजुका। जहाँ अभी आयांश का इतना कहना था कि आयत की आंखें हैरानी में फैल चुकी थीं, खासकर जब आयांश ने उसे शिजुका कहा था। यहाँ तक कि वह हैरानी में ही तुरंत आयांश से दूर होते हुए बोली, कौन हो तुम? और तुमने अभी क्या कहा? सिजू, इस नाम से तो मुझे सिर्फ वो बुलाया करता था, तुम्हें ये नाम कैसे मालूम? आयांश के मुंह से खुद के लिए सिजुका सुनकर आयत को जैसे चौंक से गई थी। यहाँ तक कि वो अपनी जगह पर ही खड़ी अवाक एक पल के लिए सामने खड़े आयांश को देखती, फिर अगले ही पल किसी सोच में उलझ जाती। वही सामने खड़ा आयांश, जो अभी अपनी जगह पर हमेशा की तरह अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाले शांत खड़ा था। तभी अचानक से किसी तीसरे ने उनके कमरे के दरवाजे को नॉक कर दिया था, जिसकी वजह से आयत भी अब तक अपनी सोच से बाहर आते हुए लेकिन एक बार फिर से चौंक सी गई थी। बड़ी माँ, आप, कुछ काम था? और एक नज़र खुद के ऊपर डालते हुए वह तुरंत वार्डरोब की तरफ दौड़ पड़ी थी, जहाँ से काफ़ी फुर्ती में खुद के लिए एक लॉन्ग जैकेट निकालते हुए पहनने लगी थी। तो इधर अब तक आयांश से पीछे मुड़ते हुए दरवाजे से अंदर आ रही अंजना गुप्ता को एकटक देखने लगा था। तो वही अंजना गुप्ता भी एक नज़र आयांश को देखते हुए अपनी नज़रों को फेर लिया था, जैसे अभी भी आयांश उन्हें पसंद नहीं आया था। लेकिन उनके इस रवैये के देख आयांश के होठों पर हल्की मुस्कान जरूर फैल गई थी। तब तक अंजना गुप्ता भी आयत की दोनों कलाइयों में लटक रहे उस कंगन को पकड़ते हुए कहा, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले ही कविता मलिक पहना कर गई थी, इन्हें अब तक नहीं उतारा? अंजना गुप्ता ने कहा, क्योंकि उस वक्त जब कविता मलिक ने आयत को सोने के कंगन पहनाए थे, उस वक्त उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ भी थीं, जिन्हें सावन लेने से पहले आयत ने उतार दिया था, लेकिन उन कंगनों को अभी भी पहन रखा था।
तो वह उनकी बातों का जवाब देते हुए आयत ने कहा, हाँ बड़ी माँ, कविता आंटी ने इन्हें एक अपनेपन से पहनाया था, इसलिए इसे उतारने का मन नहीं हुआ। जिसकी बातें सुन अंजना गुप्ता के होठों पर एक फीकी मुस्कान फैल गई थी, लेकिन साथ ही उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, जिसमें तुम्हें खुशी मिले, मन को तसल्ली मिले, वही काम भी किया करो। बस हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करो। इस बार कानों तक छूती मुस्कान के साथ अंजना गुप्ता ने कहा था। वही उनकी बातों को सुन आयत ने भी बस हल्का सा मुस्कुरा दिया था, लेकिन पीछे खड़े अयांश के होठों पर एक तिरछी हंसी फैल गई थी, जैसे वह अंजना गुप्ता की बातों पर हंस रहा हो या उसे उनकी बातें बस एक मजाक लग रही हों। तभी अंजना गुप्ता ने आगे कहा, अच्छा, इन सारी बातों में मैं ये बताना तो भूल ही गई कि मैं इस वक्त यहाँ क्यों आई थी। आयु, जो होना था वो हो चुका है, उसे अब हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। इतना कहते हुए अंजना गुप्ता की नज़र पीछे खड़े अयांश की तरफ घूम गई थी, जैसे उनकी बातों में उसका ही जिक्र हो। तो वही अयांश उन्हें ऐसे देख अपनी भौहों को बस चढ़ा लिया था। तभी अंजना गुप्ता वापस से आयत की तरफ मुड़ते हुए बोली, इसलिए बाबूजी चाहते हैं कि अब जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो शादी के बाद कुछ रस्में होती हैं, उन्हें चलकर तुम्हें पूरा बड़ी माँ, शादी के बाद की वो रस्में तो ससुराल में जाकर होती है ना, और इस नाते से देखा जाए तो रस्में बेबी डॉल को नहीं, इनफैक्ट मुझे करना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद विदाई तो मेरी हुई है ना। तो फिर बताइए मुझे किस वक्त और कौन सा रस्म करना है। होठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए हुए अयांश ने कहा था। जहाँ उसकी बातों को सुन आयत हैरान थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान भी थी, जैसे उसे अयांश की बातों को सुनकर हैरानी के साथ साथ हंसी भी आ रही हो। तो वही अंजना गुप्ता, जो इस वक्त काफ़ी सख्त नज़र आ रही थी, जैसे उन्हें अयांश की बातें बिल्कुल भी पसंद ना आई हों, एक नज़र अयांश को घूरते हुए कमरे से तुरंत बाहर भी निकल गई थी, ये कहते हुए कि आयु बेटा, आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। जहाँ उनके जाते ही अयांश एक बार फिर से थोड़ा हंस दिया था, जैसे एक बार फिर से वह उनके ऊपर हंस रहा हो, लेकिन अगले ही पल आयत की तरफ देखते हुए वह सीरियस भी हो गया था, क्योंकि इस वक्त आयत अपने दोनों बाजुओं को आपस में बांधे उसे ही एकटक घूर रही थी। व्हाट, तुम्हें रेडी नहीं होना है? अभी अभी तुम्हारी बड़ी माँ ने कहा कि आयु बेटा आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। तो फिर आयु बेटा आप खड़ी खड़ी मुझे क्यों निहार रही हैं? जाइए, जल्दी से नीचे जाइए। वैसे भी मैं तो बस अब यही रहने वाला हूँ, आप चाहे तो फुर्सत में आराम से बैठकर मुझे निहार सकती हैं। जस्ट गेट आउट। जहाँ भी अयांश अपनी बातें पूरी कर पाता, उससे पहले ही आयत ने गुस्से में चीखते हुए कहा था, जिसकी बातों पर अयांश भी थोड़ी सख्ती में ही जवाब देते हुए नजर आ रहा था। एंग्री बर्ड की तरह क्यों चीख रही हो? प्यार से भी तो बोल सकती थी कि डियर हस्बैंड प्लीज़ कमरे से बाहर चले जाइए। तो क्या मैं एक बार फिर से अयांश की बातें पूरी हो पाती, उससे पहले ही आयत इस पर गुस्से के साथ साथ काफ़ी झुंझलाहट में कुछ कहना चाहा था, लेकिन अयांश ने उसे रोकते हुए कहा, ओके ओके, जा रहा हूँ डियर वाइफी, लेकिन पहले अपना एक खास सामान तो लेता जाऊँ। इतना कहते हुए उस कमरे के भीतर ही अयांश कुछ ढूंढने लगा था, जिसे देख आयत अभी हैरान ही थी कि तभी बेड पर पड़े आयत के हैंडबैग को उठाते उसने कहा, आखिर तुम मिल ही गई मेरी जान। जिसे देख आयत अभी भी हैरान ही थी कि तभी अयांश उसके बैग से क्रेडिट कार्ड निकालते हुए उसे चूम लिया था। व्हाट द। जिसे देख आयत हैरानी में ही कुछ कहती, उससे पहले ही अयांश ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी डियर वाइफी, शायद तुम भूल रही हो, लेकिन इस शादी के लिए हमारे बीच यही डील हुई थी। और उस क्रेडिट कार्ड को अपने पॉकेट के हवाले करते हुए आयत की तरफ बढ़ गया था। इस शादी के लिए मेरी शर्त यह थी कि मुझे तुम्हारा ये क्रेडिट कार्ड चाहिए, और तुम्हारी शर्त ये तो तुम्हें याद ही होगा, राइट? देन लेट्स एंजॉय आवर मैरिज, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया था। तो वही पीछे खड़ी आयत भी अब तक अपने सिर को झटकते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ गई थी, जैसे उसे अयांश की बातें या उसका इस तरह से क्रेडिट कार्ड ले जाना उसे कुछ खास फर्क ना पड़ा हो। तो उधर दूसरी तरफ मुंबई के एक रियल एस्टेट के एरिया में बसा एक खूबसूरत बंगला, जो इस वक्त धूप में भी जैसे काफ़ी शान से खड़ा हो। तो वही उस बंगले के पास से गुजरने वाली की नज़रें झुकी हुई थी, यहाँ तक कि कोई सिर उठाना भी चाहे
तब भी सामने टंगे बोर्ड पर लिखा आसियाना पर नज़र जाते ही उनकी नज़रें अपने आप ही झुक जाती थी। लेकिन आसियाना के अंदर का माहौल इस वक्त थोड़ा टेंशन से भरा हुआ था। अंदर एक बड़े से हॉल में रखे सोफे पर बैठा अविनाश मलिक, जिसकी नज़रें घर के मुख्य द्वार पर थीं, जैसे इस वक्त उसे किसी के आने का इंतजार हो। तो वही उसके पास ही खड़ी लगभग 25 वर्ष की एक लड़की, दूध सा उजला रंग, तीखे नैन नक्श, अच्छी कदकाठी, जैसे ऊपर वाले ने काफ़ी फुर्सत में उसे तराशा हो। लेकिन इस वक्त उस चेहरे पर एक चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी, जिस पर काबू पाने के लिए वो बार बार अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में दबाती जा रही थी। तभी घर के अंदर आती हुई कविता मलिक को देख उसका टेंशन से भरा चेहरा मुस्कुरा उठा था। मॉम, फाइनली आप आ गई। मेरी और भाई की टेंशन के मारे जान निकल रही थी कि पता नहीं वहाँ जाकर क्या हुआ होगा। सब कुछ अच्छे से हो गया ना? और मॉम, मेरी आयत मेरी भाभी कैसी हैं? उन्हें जस्ट होल्ड ऑन ऐसा। वो लड़की यानी कि आयशा मलिक, जिसकी बातें अभी पूरी हो पाती उससे पहले ही कविता मलिक ने एक सख्ती के साथ उसे रोक दिया था, जिसे देख आयशा थोड़ी हैरान नजर आने लगी थी। लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही कविता मलिक अपने हाथ में पकड़े एक ज्वेलरी बॉक्स को सामने बैठे अविनाश की गोद में रखते हुए कहा, उसने ये रिश्ता रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ कविता मलिक के मुंह से यह सुनते ही कि आयत ने उसके रिश्ते को ठुकरा दिया है, अविनाश की पकड़ उस ज्वेलरी बॉक्स पर कस चुकी थी, जिसके साथ ही उसने बस इतना ही कहा, रीज़न। जहाँ कविता मलिक भी एक नज़र हैरान खड़ी आयशा की तरफ देखते हुए कहा, बिकॉज वो किसी और को पसंद करती है। जस्ट बिकॉज वो किसी और को पसंद करती है इसलिए आपने उसकी बातों को मान लिया और आपको अपने बेटे की पसंद का ख्याल नहीं आया? इस बार थोड़ी सख्ती व गुस्से में अपनी बातों को कहते हुए अब तक अविनाश भी अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। कोई बात नहीं, इस बार मैं खुद जाकर उससे बात करूँगा और शादी भी। इतना कहते हुए अविनाश गुस्से में वहाँ से आगे बढ़ गया था। तभी पीछे रह गई कविता मलिक ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते अभी, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी मैरिड। जिसे सुनते ही अविनाश के साथ साथ खुद आयशा भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। व्हाट? बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल? यही सच है, उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर लिया है, इसलिए मुझे भी माहेश्वरी विला से खाली हाथ लौटकर आना पड़ा अभी, कविता ने आगे कहा था। तो ही अब तक अविनाश का चेहरा गुस्से में काला पड़ चुका था, लेकिन आगे बिना कुछ कहे वह अपने कमरे के अंदर चला गया। जिसे ऐसे जाते देख कविता मलिक भी शांत थी, लेकिन आयशा घबराहट में कविता मलिक के कंधों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए बोली, मॉम, आपने अभी अभी जो कुछ भी कहा क्या वो सच है? क्या सच में आयत अपनी मर्जी से शादी कर चुकी है? जिस पर कविता मलिक कुछ कहती उससे पहले ही आयशा ने आगे कहा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मॉम? आयत को मैं स्कूल टाइम से जानती आ रही हूँ, इनफैक्ट कॉलेज में भी हम साथ ही थे। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा डिपार्टमेंट अलग था, जिस वजह से हमारी कभी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बारे में पूरा कॉलेज जानता था। उसका किसी लड़के के साथ कोई अफेयर्स तो छोड़िए, कोई मेल फ्रेंड तक नहीं था। फिर पिछले 1 सालों में ऐसा कैसे हो सकता है? इस वक्त आयशा के चेहरे पर एक हैरानी साफ झलक रही थी। तो वही कविता मलिक भी इस वक्त खामोश ही थी, जैसे उनके पास भी आयशा के बातों का कोई जवाब न हो। तो उधर दूसरी तरफ लॉयर तिवारी अपने बंगले में एक सोफे पर बैठे हल्के नशे में झूलते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही उनके सामने टेबल पर अभी भी विस्की के 2 बोतलों के साथ एक गिलास, जिसका आधा भाग भी विस्की से भरा हुआ ही था, जिसके साथ ही मिस्टर तिवारी भी नशे में कुछ बड़बड़ा उठे थे। छोड़ूंगा नहीं साले को, मेरे टुकड़ों पर पलकर मेरे साथ ही गद्दारी। जैसे तिवारी कोई इंसान नहीं, कोई खिलौना हो जिसके साथ खेल कर चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, उस साले को इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसके साथ साथ उसकी साथ पुश्ते तक कांप उठेगी। लेकिन उससे पहले हमें उस साले का पता ठिकाना तो बता दे तिवारी, क्योंकि तुझसे पहले मैं खुद उसे ऐसी सबक सिखाना चाहता हूँ कि उसके साथ साथ उसकी 7 पुश्तों की रूह तक कांप उठे। अपनी बातों के जवाब में खुद के सामने राकेश गुप्ता बसंत अवस्थी के साथ साथ सुलोचना को देख मिस्टर तिवारी की भौहें सिकुड़ चुकी थी। तुम लोग यहाँ अंदर कैसे आए? बाहर सिक्योरिटी ने तुम लोगों को रोका नहीं?
सिक्योरिटी झूठ कहूँ तो कवा काटे, लेकिन बुढ़े इस तरह से चीखने से अच्छा है कि अपने बचे खुचे वक्त में भगवान को याद कर ले, क्योंकि बहुत जल्द ही तेरा टिकट हमेशा हमेशा के लिए कटने वाला है। अचानक से मिस्टर तिवारी को बाहर खड़े सिक्योरिटी को आवाज़ देते देख सुलोचना ने कहा था। जहाँ उसकी बातों को सुन मिस्टर तिवारी अब तक थोड़े हैरान ही थे कि तभी बसंत अवस्थी ने आगे कहा, वैसे तेरी नॉलेज के लिए बता दूं कि जिसे तू गला फाड़कर बुला रहा था वो तो काफ़ी पहले ही ऊपर जा चुका है। हाँ, अगर तुझे उससे मिलने की इतनी ही जल्दी है तो बस हमारे कुछ आसान से सवालों का जवाब दे दे और हम जल्द ही तुझे भी तेरे उस गार्ड के पास पहुंचा देंगे। इस बार बसंत अवस्थी की बातों को सुनते ही मिस्टर तिवारी काफ़ी ज़्यादा खौफ में नजर आने लगे थे। खासकर अपने सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सुनकर अब तक उनकी जुबान तक लड़खड़ाने लगी थी। देखो, तुम लोग इस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और कानून को अपने हाथ में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। और मेरे साथ कुछ गलत करने के बारे में तो भूल कभी मत सोचना, क्योंकि तुम लोग अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ और तुम लोगों को कैसे यूँ चुटकियों में जेल के अंदर फेंक सकता हूँ। इस बात का भी तुम लोगों को अंदाज़ा तो होगा ही, इसलिए मैं कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। इतना कहते हुए मिस्टर तिवारी ने नशे की हालत में होने के बावजूद भी काफ़ी फुर्ती दिखाई थी और सामने पड़ी विस्की की दोनों बोतल को उठाते हुए राकेश गुप्ता और बसंत अवस्थी के सिर पर वार कर दिया था, जिसके साथ ही उनके हाथ से वो दोनों बोतल भी छूटते हुए ज़मीन पर टुकड़ों में बट चुका था। लेकिन मिस्टर तिवारी तुरंत वहाँ से भाग खड़े भी हुए थे। तो वही सामने एक दर्द से कराहते हुए राकेश और बसंत अपने सिर को पकड़ लिए थे, क्योंकि मिस्टर तिवारी ने यह सब इतनी फुर्ती के साथ किया था कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया था। तो वही सुलोचना भी अचानक से हुए इस हमले में अब तक अपना होश खो बैठी थी, जैसे उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। तभी राकेश गुप्ता दर्द व गुस्से में ही चीखते हुए कहा, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ पकड़ो उसे। अगर आज वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया तो आगे हम में से वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जिसकी बातों पर सुलोचना भी बस अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए मिस्टर तिवारी के पीछे दौड़ गई थी। तभी अचानक से मिस्टर तिवारी की एक जोरदार चीख सुनकर सुलोचना अपनी जगह पर ही अटक गई थी। तो वही सामने ही उस बंगले से बाहर भागने के लिए मिस्टर तिवारी ने जैसे ही मेन दरवाजे को खोला था, एक दर्द भरी चीख के साथ अपनी बाजुओं को पकड़े जमीन पर ही बैठ गए थे। यहाँ तक कि उनके बाजुओं पर एक धारदार वस्तु से कटने का निशान था, जहाँ से अब काफ़ी धड़ल्ले से खून का सैलाब फूट पड़ा था, जैसे वो जख्म काफ़ी गहरा हो। तभी मिस्टर तिवारी के उस दर्द भरी चीख के साथ ही माहौल में एक दूसरी आवाज़ भी गूंज उठी थी, भागने की इतनी भी जल्दी क्या है तिवारी, कम से कम हमारे आने का इंतज़ार तो कर लेते। उसके साथ ही खून से टपकती एक कटार को लिए अंदर आती हुई अंजना गुप्ता को देख मिस्टर तिवारी अपनी जगह पर ही सन्न रह गए थे। आंखें फैलते हुए चौड़ी हो गई थी, जैसे सामने अंजना गुप्ता को खड़ा देख उन्हें खुद की आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा हो। लेकिन उनके पीछे खड़े राकेश गुप्ता, बसंत अवस्थी और सुलोचना के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। तो वही अंजना गुप्ता काफ़ी सख्त नजर आ रही थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, आपको स्टोरी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।